हेलो दोस्तों, आपका चैनल ईडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच फिर से एक बार नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का वीडियो में मैं आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि पिछले 3 लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो आप लोग के बीच लाया हूँ, जिसमें हम क्या बताएंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, ये सब आपको हम थ्रोटलिंग प्रोसेस ये सब बता दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा। चलिए तो मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा क्योंकि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर ईडू प्ले विद ऋषि, वहाँ पर भी जुड़ जाइए हमारे साथ। और फेसबुक पेज पर भी ईडू प्ले विद ऋषि में आप सर्च करके फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम फेसबुक पर आपको देते रहूँगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है मेनली होता है क्या चीज़, देखिए फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या मिला था, टेम्परेचर का कंसेप्ट मिला था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसको मैंने एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट मिला था, ठीक है, वहाँ से। अब चलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है यह बोलता है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इम्पॉसिबल है। बट किसी भी साइकिल में यानी कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल इज इम्पॉसिबल, बट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी इनटू लो ग्रेड एनर्जी पॉसिबल। समझ में आया। यानी हाई ग्रेड एनर्जी कहने का मतलब कि वर्क, लो ग्रेड एनर्जी कहने का मतलब क्या चीज़, लो ग्रेड मतलब हीट। यानी जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितना हम हीट दिए तो उतना ही हमको वर्क मिलेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम किसी सिस्टम पर जितना वर्क करेंगे उतना हीट हमको मिलेगा ही मिलेगा, ये पॉसिबल है, ठीक ना। इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल इज इम्पॉसिबल, बट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी इनटू लो ग्रेड एनर्जी इज पॉसिबल। इसलिए यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग क्या जानते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम जानते हैं क्या चीज, क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या जानेंगे, क्वालिटेटिव या डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं। समझ में आया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है मेनली दो कंसेप्ट दिया था, एक स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, एक क्लासियस स्टेटमेंट था, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले एक टर्म जानते हैं, सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है। आप लोग सुने होंगे सोर्स और सिंक। तो सोर्स का मतलब होता क्या है, तो सोर्स होता है उसको बोलते हैं इट इज ए रिजर्वायर विच हैज द कैपेसिटी टू सप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। सोर्स होता है एक तरफ से क्या, एक रिजर्वायर की तरह काम करता है जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को क्या करता है, सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। समझ गए। तो सोर्स क्या होता है कि इट इज ए रिजर्वायर विच हैज द कैपेसिटी टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको बोलते हैं सोर्स। सिंक क्या है, तो सिंक बोलते हैं कि ये भी क्या है, एक तरह का क्या है, रिजर्वायर है। कैसा रिजर्वायर, तो ये भी कैसा है, रिजर्वायर है। कैसा, which has the capacity to absorb thermal energy without any undergoing temperature change। सोर्स और सिंक, सोर्स होता है कि एनर्जी सप्लाई करता है बिना टेम्परेचर चेंज हुए, और सिंक क्या होता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बिना टेम्परेचर चेंज हुए। क्लियर है। चलिए तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या है,
केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट जो है आपका, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट जो आया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेशन ऑन ए साइकिल विच प्रोड्यूस वर्क व्हाइल एक्सचेंजिंग हीट विद इन सिंगल रिजर्वायर। कहने का मतलब इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस, मैंने ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो क्या हो किसी सिंगल रिजर्वायर से क्या हो वर्क कर सके। जैसे मान लीजिए क्या हो आपका सोर्स हो गया टी केल्विन टेम्परेचर मान लिए, और एक क्या हो गया डिवाइस हो गया, अगर सिंगल सोर्स से अगर काम कर रहा है वर्क प्रोड्यूस कर रहा है हमको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसको हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, क्या बोलेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड। एंड कहने का मतलब केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या दिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेशन ऑन ए साइकिल विच प्रोड्यूस वर्क व्हाइल एक्सचेंजिंग हीट विद इन सिंगल रिजर्वायर। अगर इफ सच ए डिवाइस इज पॉसिबल उसको क्या कहेंगे PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंगल रिजर्वायर से कोई चीज़ जो है वर्क प्रोड्यूस करें। क्लियर है। अभी हम क्या बताए कि अगर लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन हाई ग्रेड से लो ग्रेड होता है। तो अगर ये सोर्स है, सोर्स ले हम हीट ले रहे हैं तो कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा और कुछ क्या करेगा डेसिपेट, कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमको टोटल हीट आया तो उतना ही हमको वर्क मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसको हम बोलेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द क्या सेकेंड काइंड। ठीक है, तो देखिए तो जो आपका क्लासियस स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट से हमको क्या मिला था, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट से हमको आया हीट इंजन का कंसेप्ट। पूछता है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट से क्या मिला, हीट इंजन का कंसेप्ट। हीट इंजन का कंसेप्ट कहाँ से आया, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट से। तो हीट इंजन होता क्या है, सबसे पहले तो ये है कि हीट इंजन है क्या है। तो हीट इंजन का एक डिवाइस है विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग हीट टू द सिंक या सराउंडिंग। क्लियर है। केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बोला कि ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो क्या हो सिंगल रिजर्वायर से काम करे, यानी कहले मतलब कि सिंगल रिजर्वायर से हीट लिया और टोटल वर्क प्रोड्यूस किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसको बोलेंगे PMM2। ठीक है, तो और हीट इंजन का कंसेप्ट आया केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट से। हीट इंजन क्या होता है कि हीट इंजन होता है कि डिवाइस है, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी हीट का कुछ पार्ट क्या किया वर्क में कन्वर्ट किया और रिमेनिंग रिजेक्टेड हीट टू द सिंक और सराउंडिंग, बाकी को क्या किया सिंक को क्या किया रिजेक्ट भेज दिया या सराउंडिंग में रिजेक्ट हो गया। क्लियर है। तो हीट इंजन का कंसेप्ट आया आपका किससे, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट से। क्लियर। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू मान लेते हैं ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। Q1 हीट सप्लाई हो रहा है सोर्स ले ये डिवाइस पर, ये डिवाइस हमारा हीट इंजन है, कुछ वर्क प्रोड्यूस किया W, बाकी को क्या किया Q2 को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा Q1 बराबर क्या होगा यहाँ पर देखिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा W प्लस Q2 हो गया ना जी। तो W बराबर क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 हुआ, W बराबर Q1 माइनस Q2 हो गया ना। तो देखिए तो W बराबर Q1 माइनस Q2। इफिशियंसी, किसी चीज़ का इफिशियंसी जो होता है हम बताए थे क्या चीज, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, किसी चीज़ का जो है अगर इफिशियंसी निकालना है हमको तो हम उसको जितना इनपुट दिए हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, तो यानी रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। यानी यहाँ पर आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। तो वर्क हो गया बटा में इनपुट क्या दे रहे हैं, Q1 सप्लाई कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ना जी। तो W बटा Q1, तो W क्या हो गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। तो Q2 अपॉन Q1, क्योंकि देखो इसको अलग अलग करेंगे तो Q1 बटा Q1 माइनस Q2 बटा Q1, तो Q1 कट के 1 हो गया। तो इफिशियंसी क्या हो गया हीट इंजन का 1 माइनस Q2 अपॉन Q1।
ठीक है। एंड Q2 है क्या, रिजेक्टेड हीट है, यानी हीट रिजेक्ट जो कर रहे हैं वो हीट रिजेक्टेड है। Q1 क्या है, हीट सप्लाई, जो सप्लाई कर रहे हैं डिवाइस को, वो हो गया। तो ये जो अपना आप इफिशियंसी आया हमको किसका, हीट इंजन का, या किसके लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये इफिशियंसी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफिशियंसी क्या होगा, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई। क्लियर। अगर कहेगा कि हीट इंजन जो है क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन जब रहता है, कोई सिस्टम रिवर्सिबल जब होता है, तो Q1 अपॉन Q2 जो होता है T1 अपॉन T2 से क्या होता है, रिप्लेस होता है रिवर्सिबल के लिए। क्लियर। रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2। क्लियर। यहाँ पर हमको क्या पता, अगर कह देगा कि रिवर्सिबल हीट इंजन है तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है, हीट इंजन, तो उसका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, 1 माइनस, देखिए Q2 है तो Q2 को क्या T2 से रिप्लेस करेंगे अपॉन T1। समझ में आया। तो जब भी रिवर्सिबल हीट इंजन कह देगा तो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो ये जो एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला आया, कब अप्लाई करेंगे, जब कहेगा अगर क्या चीज़, इंजन कैसा हो, रिवर्सिबल इंजन हो, और टेम्परेचर को हमेशा किस में पुट करेंगे, केल्विन में पुट करेंगे। जब भी थर्मोडायनेमिक्स आप बनाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो टेम्परेचर को हमेशा किस में पुट करेंगे, केल्विन में, ठीक है। तो हीट इंजन समझ में आ गया। हीट इंजन का कंसेप्ट कहाँ से आया, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से। अगला जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट आया था वो कौन सा स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो क्लासियस स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। कहने का मतलब इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, मान लीजिए कह रहा है क्या चीज़, मान लेते ये हम सॉरी देखिए ये हमारा क्या है, सोर्स हो गया, ये कोई डिवाइस हो गया, ये हमारा सिंक हो गया ना जी। तो कह रहा है तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा, T1 मान लेते हैं, ये हो गया T2, इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, सोर्स का ज़्यादा होगा। तो कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, हीट ट्रांसफ़र करेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, माने इधर से इधर करेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, कोई इनपुट, इसको एक्सटर्नल इनपुट नहीं दिए, तो ऐसा पॉसिबल हमारा नहीं है, ठीक है। बिना इनपुट दिए हुए इस डिवाइस में हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। क्लासियस स्टेटमेंट क्या बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। क्लियर है। तो यहाँ क्लासियस स्टेटमेंट से हमको क्या मिला, रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट आया, ठीक है। क्लासियस स्टेटमेंट से हमको क्या मिला, रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट आया। कैसे देखिए, तो क्या है रेफ्रिजरेटर, क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर एक तरह का डिवाइस है विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर कंपेयरिंग टू द सराउंडिंग एंड देयर लोअर टेम्परेचर मेंटेन्स कंटिन्यूअसली। समझ में आया। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, फ्रिज जो घर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है कि लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है, जैसे एसी हो गया, एंड लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगा कंपेयर टू सराउंडिंग, एंड हमेशा क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। तो ये आया तो रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट किससे, क्लासियस स्टेटमेंट से। क्यों, क्योंकि क्लासियस स्टेटमेंट बोला था कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर इम्पॉसिबल है, कब, जब कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क या कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट पंप क्या आया, तो हमेशा कब पॉसिबल होगा हीट ट्रांसफर, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, जब उस पर कोई इनपुट हम देंगे। क्लियर है। जब इनपुट देंगे तब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो ये आया रेफ्रिजरेटर से। इसी से आया हमारा कंसेप्ट किसका, रेफ्रिजरेटर का, ठीक ना। तो देखिए, तो रेफ्रिजरेटर में क्या है, तो रेफ्रिजरेटर समझ में आ गया। रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर
कंपेयर टू द सराउंडिंग एंड लोअर टेम्परेचर मेंटेन्स कंटिन्यूअसली। रेफ्रिजरेटर भी क्या होता है, ऑपरेट इन ऑन ए साइकिल। रेफ्रिजरेटर भी एक साइकिल में ऑपरेट होता है। तो देखिए, तो ये मान लेते हैं क्या है हमारा हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर हो गया। मान लीजिए रूम हो गया ये लोअर टेम्परेचर रूम, और यहाँ डिवाइस लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर, इस पर हम इनपुट दे रहे हैं Q2 सप्लाई का, यहाँ से हीट निकाल रहे हैं ना जी, हीट निकाले, W वर्क किए, Q1 को क्या किए, रिजेक्ट कर दिए। तो देखिए रेफ्रिजरेटर हम बताए थे, उसके क्या हम निकालते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या है, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेटर का, या हीट पंप हो गया, इस सब का हम क्या निकालते हैं, इफिशियंसी ना निकाल के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जनरल जो होता है रेशियो होता है डिजायर बटा W नेट। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट, बस इतने जानिएगा। COP जो होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट। डिजायर्ड मतलब कि जो चीज़ उसका रिक्वायरमेंट है और कितना हम उसको इनपुट पावर दिए। बिना इनपुट पावर दिए हुए क्या होगा, हीट जो होगा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। यही ना केल्विन प्लैंक क्लासियस स्टेटमेंट बोला था। तो रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, तो देखिए तो रेफ्रिजरेटर का हम को परफॉर्मेंस निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए तो रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, रूम का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, किससे, सराउंडिंग से, यानी हमारा डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2। क्यों, क्योंकि हमारा मेंटेन रखना है ना लोअर टेम्परेचर, तो मेन यही है। इनपुट दे रहे हैं W, तो क्या हो जाएगा, COP हो गया Q अपॉन W, तो Q2 अपॉन W। तो देखिए W यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर Q1 बराबर लिख सकते हैं, क्या एरो गया है उधर, तो क्या हो जाएगा W प्लस Q2। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, लिख सकते हैं ना जी, W बराबर Q1 माइनस Q2। तो क्या हो जाएगा, COP Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कह देगा कि रेफ्रिजरेटर आपका रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए तो क्या बोले थे, जब रिवर्सिबल कहेगा तो Q2 को Q1 से कन्वर्ट करेंगे, Q1 अपॉन Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2। तो Q जो हीट सप्लाइड है उसको टेम्परेचर से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 को क्या लिख सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए T2 अपॉन T1 माइनस T2। क्लियर, इसको याद रखिएगा, ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए है। क्लियर, ठीक है। टेम्परेचर को हमेशा किस में पुट करेंगे, केल्विन में पुट करेंगे। अब देखिए, अगर आपका अगला कंसेप्ट है हीट पंप। हीट पंप भी क्या होता है, हीट पंप भी एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, मेंटेन रखता है हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर का सीधे अपोजिट काम करता है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है सराउंडिंग के कंपेयर में। हीट पंप का काम है कि हायर टेम्परेचर मेंटेन करेगा किससे, सराउंडिंग के कंपेयर में। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, हीट पंप इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स हायर टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। इसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो क्या हो जाएगा, ये यही ना हाई टेम्परेचर है जी, तो यहाँ डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, Q1। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा हीट पंप का, तो Q1 अपॉन W। W को लिख सकते हैं क्या जी, Q1 माइनस Q2, तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये क्या है, ये जो आपका फार्मूला है आपका COP का, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए आया है। यही फिर कहता है कि अगर रिवर्सिबल हीट पंप है तो उसका COP क्या हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, Q1 को T1 से रिप्लेस करेंगे या Q2 को T2 से रिप्लेस करेंगे। क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना जी। अब देखिए तो एक रिलेशन होता है, रिलेशनशिप आपका पूछता है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में। तो COP जो हीट पंप का जो होता है हमारा क्या होता है, एक ज़्यादा होता है किससे, रेफ्रिजरेटर के COP से। तो COP ऑफ हीट पंप जो होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्लियर।
क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप जो होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। और देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, रेफ्रिजरेटर का जो हमारा क्या है आपका COP जो है T2 अपन T1 माइनस T2। T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर। इसका क्या है आपका हीट पंप का T1 अपन T1 माइनस T2। देखिए न्यूमरेटर में क्या है, रेफ्रिजरेटर में लोअर टेम्परेचर है लेकिन हीट पंप में हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन जब निकालेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस COP जो हीट पंप का आएगा 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसे। और एक है अगर आपका हीट इंजन का इफिशियंसी दिया रहे, ठीक ना, हीट इंजन का अगर इफिशियंसी दिया रहे, अगर कहेगा कि COP निकालिए रेफ्रिजरेटर का, या COP क्या हो जाएगा, तो COP जो होगा 1 बाई इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन माइनस 1। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर हीट इंजन का इफिशियंसी दिया रहेगा, आपको COP पूछेगा तो COP डायरेक्ट क्या निकालेंगे, 1 बटा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन माइनस 1। उसी तरह अगर हीट पंप का COP कहेगा तो केवल क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर का COP। रेफ्रिजरेटर का COP क्या हो जाएगा, 1 बटा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन माइनस 1। अगर हीट पंप का COP पूछेगा तो 1 बटा खाली क्या आ जाएगा, हीट इंजन का इफिशियंसी, यानी COP ऑफ हीट पंप का आ जाएगा 1 बाई इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे ये तो हम बता दिए हैं लेकिन थोड़ा सा और हम देख लेते हैं क्या है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट थ्योरम क्या होता है, ठीक है। कार्नोट थ्योरम, तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल हम अब जब आपको थर्मोडायनेमिक साइकिल बताए थे उसमें पूरा साइकिल के बारे में बताए थे कि कौन कौन सा साइकिल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोर्शन में यूज होता है मेनली, उसके सारा चीज़ हम आपको बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं एक बार वो वीडियो अवश्य जरूर देखिए, उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको पूछना ही पूछना है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर। चलिए तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को मिल सके। तो देखिए तो कार्नोट साइकिल के बारे में हम बताए थे। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और 2 क्या होता है, कार्नोट साइकिल के बारे में हम आपको बताए थे ना, क्या होता है, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, वेरी फास्ट होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस धीरे धीरे होता है, ठीक ना। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल साइकिल है। सॉरी, कार्नोट साइकिल को हम क्या बोलेंगे, यह हाइपोथेटिकल साइकिल है। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी हीट ऐड कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब किसी चीज़ में हीट ऐड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो है यहाँ बहुत स्लो कर रहे हैं, एकदम धीरे धीरे हीट दे रहे हैं, ठीक, ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। तो ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्नोट साइकिल जो है हाइपोथेटिकल साइकिल होता है और इसका यूज करते हैं किसी अदर डिवाइस को कंपेयर करने के लिए। समझ में आया। कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होता है। तो अब चलिए कार्नोट थ्योरम क्या होता है। कार्नोट थ्योरम जो होता है आपको बताता है क्या चीज, कि फॉर डिफरेंट इंजन ऑपरेशन बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, अलग अलग इंजन अगर है, मान लीजिए बहुत सारा इंजन है, 2-3 इंजन है, अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है, कहने का मतलब क्या है, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर अगर सेम है तो नो इंजन हैज द इफिशियंसी ग्रेटर देन द रिवर्सिबल इंजन और कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। कहने का मतलब कार्नोट थ्योरम कहता है कि अगर डिफरेंट इंजन जो है ऑपरेशन में है बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, तो नो इंजन हैज इफिशियंसी ग्रेटर देन द कार्नोट इफिशियंसी, यानी रिवर्सिबल इंजन से किसी का इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए बहुत सारा अगर इंजन ऑपरेट कर रहा है, टेम्परेचर लिमिट सेम है सोर्स और सिंक का, तो रिवर्सिबल इंजन का जो इफिशियंसी होगा आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, इरिवर्सिबल से, ठीक ना। ये हमेशा होता है। ये कार्नोट थ्योरम बताया, समझ में आया। कार्नोट थ्योरम क्या बोला कि रिवर्सिबल इंजन का जो इफिशियंसी होता है इरिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होता है। क्लियर।
तो कह रहा है कि द फॉर डिफरेंट रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेशन बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इफिशियंसी विल रिमेन सेम। इसका मतलब समझे आप, अगर कोई अलग अलग रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, मान लीजिए 2-3 रिवर्सिबल इंजन लगाए हैं, अगर टेम्परेचर लिमिट को क्या किए हैं, सेम रखे हैं, यानी कहे का मतलब क्या है, ये T1 हो गया, ठीक, यहाँ इंजन लगा हुआ है, ये और ये T2 हो गया। तो और इंजन लगाए हम, क्या देखिए यहाँ पे हो गया ये T1, एक इंजन यहाँ कनेक्ट किए, यहाँ इसका सोर्स सिंक का टेम्परेचर T2, इसी तरह एक और इंजन लगाया T1, ये इसका जो है सोर्स का टेम्परेचर क्या है, सिंक, यानी क्या कर रहे हैं कि इसका जो सेम टेम्परेचर लिमिट है T1 T2 के बीच ये भी इंजन ऑपरेट हो रहा है और T1 T2 के बीच ये भी इंजन ऑपरेट हो रहा है। और दोनों इंजन क्या है, अगर रिवर्सिबल इंजन है तो क्या होगा, इसका इफिशियंसी, दोनों का इफिशियंसी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया, यही ये लाइन कहा है आपको कि फॉर डिफरेंट रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इफिशियंसी रिमेन सेम। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि 2 रिवर्सिबल साइकिल है, टेम्परेचर लिमिट सेम है, तो उसका इफिशियंसी क्या होगा, दे देगा कि फर्स्ट का इफिशियंसी सेकंड से ज़्यादा होगा, सेकंड का इफिशियंसी फर्स्ट से ज़्यादा होगा, दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा। दोनों के इफिशियंसी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, तो क्या होगा, अगर रिवर्सिबल इंजन है, टेम्परेचर लिमिट सेम है, तो उसका इफिशियंसी क्या होगा, बराबर होगा। अगर 2 इंजन है, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है, तो किसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा, रिवर्सिबल इंजन का। कैसे, कार्नोट थ्योरम बताता है हमको, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक थर्मोडायनेमिक स्केल होता है Q1/T1 बराबर Q2/T2 बराबर Q3/T3, ये सब याद रखिएगा। Q1 को T1 से रिप्लेस करेंगे, Q2 को T2 से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होता है, देख लीजिए। क्लासियस इनइक्वालिटी या क्लासियस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना। तो क्लासियस इनइक्वालिटी कहता है किसी माने साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T जो है क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0। ये क्लासियस इनइक्वालिटी बोलता है। डायरेक्ट पूछता है क्लासियस थ्योरम स्टेट दैट, 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या कहता है, क्लासियस थ्योरम बोलता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T लेस देन इक्वल्स टू 0। यानी कहने मतलब क्या हुआ है, dQ/T जो टर्म है आपका, dQ/T जो है, इसका साइक्लिक जब इंटीग्रेशन करेंगे एक साइकिल में, तो क्या होगा, लेस देन या इक्वल्स टू 0 होगा। तो 0 कब होगा, लेस देन कब होगा, अभी ये बात को देखना होगा। अब देखिए, तो अगर रिवर्सिबल इंजन है तो उसका क्या हो जाएगा, dQ/T जो हो जाएगा रिवर्सिबल इंजन के लिए, dQ/T साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अगर इरिवर्सिबल इंजन है तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ तो क्लियर। क्लासियस थ्योरम बोलता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T लेस देन इक्वल्स टू 0। 0 कब होगा, जब रिवर्सिबल इंजन होगा। लेस देन 0 कब होगा, इरिवर्सिबल इंजन होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और एक आपका ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये कंसेप्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। आप इसको एकदम माइंड सेट कर लीजिएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल इससे पूछेगा। क्या इससे पूछेगा, दे देगा क्या चीज़, 2 इंजन है, 2 इंजन है, अब कह देगा कि 2 इंजन है। एक इंजन जो है, इंजन फर्स्ट जो है T1 T2 के बीच ऑपरेट हो रहा है, इंजन सेकेंड जो है T2 और T3 के बीच ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट इंजन को कह दिया कि T1 और T2 के बीच ऑपरेट हो रहा है, दूसरा हो गया T2 और T3 के बीच। फर्स्ट इंजन W1 वर्क कर रहा है, दूसरा W2, क्लियर है। अब देखिए तो क्या हो गया, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि बोथ इंजन प्रोड्यूसेस सेम वर्क, अगर कह दिया कि दोनों क्या है, सेम वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर। इसमें क्या करेगा कि आपका 2 को टेम्परेचर दे देगा, तीसरा टेम्परेचर निकालने के लिए पूछ देगा। अगर कह देगा क्या आ जाए कि दोनों इंजन का वर्क जो है क्या है, सेम है, तो दोनों इंजन का जब वर्क सेम है तो मान लेते हैं क्या आ जाए, T2 बराबर आता है हमारा T1 + T3/2। समझ में आया। अब देखिए तो इसको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कह देगा कि 2 इंजन है T1 T2 और T2
T3 के बीच ऑपरेट हो रहा है और इंजन है प्रोड्यूसेस सेम वर्क, देन 4 ऑप्शन दे देगा कि टेम्परेचर जो होगा जियोमेट्रिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ जब वर्क सेम है तो टेम्परेचर मेरा क्या आया, T2 जो आया बीच वाला T1 प्लस T3/2 यानी अर्थमेटिक मीन आया। समझ में आया। उसी तरह अगर कह देगा कि दोनों इंजन का इफिशियंसी क्या है, सेम है, इफिशियंसी सेम है, तो T2 बराबर आएगा √T1 इंटू T3। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर, क्लियर है यहाँ से। अब देखो तो वर्क सेम है तो आप निकाल सकते हो, वर्क W1 बराबर W2 है, जब सेम है इसको देखिए आप निकालिए तो W1 यहाँ क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा क्या जी, Q1 माइनस Q2 हो गया ना जी। और W2 क्या आ जाएगा, देखो W2 क्या आ जाएगा, Q2 माइनस Q3। कैसे आया है ये फॉर्मूला कि T2 बराबर T1 प्लस T3/2। यहाँ से देखो अभी क्या हम बोले थे, Q2 इधर आएगा, आएगा ना, इसको Q1 Q2 को T1 T2 T3 से रिप्लेस कर देंगे, करेंगे ना जी। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, T1 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T3। इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 2T2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे T1 प्लस T3। तो T2 बराबर T1 प्लस T3। समझ में आया, आ गया ना कि T2 बराबर ये कैसे आया, तो जब वर्क सेम करेंगे तो हमारा आ जाएगा T2 बराबर T1 प्लस T3/2 यानी कहना टेम्परेचर का क्या है, अर्थमेटिक मीन है। उसी तरह जब इफिशियंसी सेम है, अगर आपका इफिशियंसी सेम है, फर्स्ट का इफिशियंसी सेकेंड के बराबर है, तो क्या करेंगे, जब इफिशियंसी सेम है, इफिशियंसी क्या होता है, इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हो जाएगा 1 माइनस Q3 अपॉन Q2 हो गया ना जी। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या आया हमारा, यानी Q2 अपॉन Q1 बराबर Q3 अपॉन Q2। अब इसको क्या करेंगे, T1 T2 से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q2 स्क्वायर बराबर Q1 इंटू Q3 हुआ ना जी। तो इसको टेम्परेचर से रिप्लेस कर देंगे, क्या T2 स्क्वायर बराबर क्या आया था, T1 इंटू T3। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा √T1 इंटू T3। समझ में आया। तो क्या आता है, जब इफिशियंसी सेम है तो टेम्परेचर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, फिर आगे का टॉपिक लेके आएंगे, अगला इसी को आगे बढ़ाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स को ही। और आपको लगता है 1 या 2 वीडियो में आपका थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन जो है पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए तो अब आज यहीं पर रखते हैं वीडियो को। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, इसमें वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। और आप हमको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।